आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, जो पेपर का कोड है 346 JU में सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के पूरा प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्न को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से समझाया जाएगा और आप सभी लोग अपने कॉपी में चाहे से नोट भी करते चलिएगा। तो अगला जो प्रश्न है, उपयुक्त परिपथी आरेख खींचकर वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम को लिखिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, आरेख को खींच करके जो है किरचॉफ का नियम को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे किरचॉफ का नियम क्या होता है। किरचॉफ का नियम बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो किरचॉफ का नियम क्या होगा याद हो जाएगा। वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ का नियम कहलाता है। यहाँ लिख लेंगे किरचॉफ का नियम कहलाता है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम कहलाता है या नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। कितना आसान है, कैसे परिभाषा को बोलेंगे, किरचॉफ के नियम कैसे बताना है। वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य हो। अब यहाँ पर आरेख को समझेंगे। जैसे यहाँ पर मान लेते एक संधि है और संधि से आने वाली जो धारा होती हैं वह धनात्मक होती हैं। संधि से आने वाली धारा क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। संधि की ओर आ रहा है, संधि की ओर आ रहा है, संधि की ओर आ रहा है। तो ये संधि की जो ओर आता धारा है वह धारा क्या होती है, जो है धनात्मक होता है। और जो संधि से दूर जो धारा जाता है वह यहाँ से दूर जाएगा, तो यहाँ से जब दूर जाएगा तो वह धारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब यहाँ संधि की ओर नहीं, अब संधि से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। यहाँ पे जो धारा है, इस धारा का नाम क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर I1 नाम है, इसका नाम I2 है और इसका नाम क्या है, I3 है, इसका नाम I4 है, इसका नाम I5 है और यहाँ पर I6 है। 3 धारा को जो है आया है और 3 धारा जो है जा रहा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली जो धारा है उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात सिग्मा I बराबर क्या होगा, तो सिग्मा I बराबर 0। धारा का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य हो, किरचॉफ का नियम कहलाता है। तो सिग्मा I बराबर 0 जो बना, यही जो है किसका सूत्र बन गया, किरचॉफ का सूत्र बन गया। अगर सिग्मा I को प्रसार कर दें तो क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। और ये संधि की ओर आने वाली धारा है, धनात्मक होता है और संधि की ओर धारा कौन जो है ऋणात्मक होगा, जो संधि से दूर जाएगा धारा ऋणात्मक होगा। तो I4 माइनस I5 और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस I6 जो बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। जब सिग्मा को हटाएंगे तो धारा का ये जो बीजगणितीय योग था वह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो जो संधि की ओर आती हैं धारा वह धनात्मक होती हैं और जो संधि से दूर जाती हैं धारा वह ऋणात्मक होती हैं। अब अगला लाइन जो बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 यहाँ नोट हो जाएगा। अब प्लस माइनस मिलता है तो क्या बनेगा, माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको प्रसार किया गया है तो प्रसार करने के बाद से जो है धनात्मक था तो वह यह मान, धनात्मक वाला मान पहले नोट कर लेंगे। और यह मान माइनस कैसे हो गया, क्योंकि प्लस माइनस मिलता है तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये तीनों धारा को पक्षांतर करेंगे तो तीनों धारा अगर पक्षांतर करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे I4 प्लस I5 प्लस I6 हो जाएगा। ये तीनों मान धारा को क्या किए हैं, पक्षांतर कर दिया है। जब पक्षांतर कर दिया गया है तो यहाँ पर क्या अब आया, तो यह कहेंगे संधि से संधि की ओर आने वाली धारा का योग और संधि से दूर जाने वाली धारा का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है।
तो यह किसका नियम आ गया, किरचॉफ का नियम आ गया। और किरचॉफ का जो है यहाँ पर आरेख खींचना था, संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा का योगफल किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। इसने कहा गया धारा का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य हो, किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। तो यह माइनस कहाँ से आया, जो दूर जाएगा धारा माइनस, और जो संधि की ओर जो धारा आएगा वह धनात्मक होता है। तो समझ में आ गया होगा किरचॉफ का नियम क्या है। इसे अपने कॉपी में नोट करके इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपका नियम क्या होगा याद हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण और ये विचलन कोण वक्र खींचिए तथा वक्र में न्यूनतम विचलन कोण को दर्शाइए। तो यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण को कैसे दर्शाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अक्ष को पहले खींचना पड़ेगा। यह हो गया y अक्ष हो जाएगा, और नीचे जो बनेगा यह बन जाएगा x अक्ष बन जाएगा। यह रेखा क्या नाम है, x अक्ष है, और इस रेखा का नाम क्या है, y अक्ष है। अब यहाँ पर जो है ऊपर से इधर का जो मान, नीचे जो मान रहेगा, इस मान को जो है आपतन कोण माना जाएगा, आई मान लेंगे, आपतन कोण हो जाएगा। और यह जो है विचलन कोण जो है दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ पर कहेंगे डेल एम इसको बोला जाएगा, डेल बोला जाएगा इसको, विचलन कोण का है, ठीक ना। अब यहाँ से जो मान बढ़ेगा, यहाँ से धीरे धीरे मान को क्या करेगा, यहाँ से घटता जाएगा धीरे धीरे मान, इधर नीचे की तरफ जब आएगा तो मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो मान घटता जाएगा घटता जाएगा, और धीरे यहाँ पर आएगा तो और कम हो जाएगा, कम होने के बाद से ऐसे ऊपर की तरफ मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यह जो बन गया किसका ग्राफ हो गया, और यहाँ से बताया जाएगा कि यह मान जो निकला है, यहाँ से लेकर के यह मान जो निकला है, यह आपतन कोण के लिए नीचे का ग्राफ बना है, और यह ऊपर के लिए जो बना है, यह जो ऊपर के लिए बना है ऐसे जो बना है वह क्या हो जाएगा, विचलन कोण का ग्राफ हो जाएगा। तो आपतन कोण और विचलन कोण का जो मान जो है सबसे कम यहाँ हो जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण यहाँ कहा जाएगा सबसे कम। तो उम्मीद करते हैं ये ग्राफ आप लोग को समझ में आ गया होगा। x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। तो x अक्ष और y अक्ष का जो बना हुआ है, यह जो कोण बना है आपतन कोण के लिए है, और यह जो है विचलन कोण के लिए जो बना है, यह न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा, सबसे कम यहाँ होगा, सबसे ऊपर जाएगा। तो ऐसे ऊपर की तरफ जितने ऊपर जाएगा उतना मान उसका क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह जो है बना हुआ है x अक्ष, यहाँ x अक्ष है, और ये क्या है, y अक्ष है। तो यह ग्राफ केवल बनाना था, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब अगला जो प्रश्न है, नाभिकीय संलयन की व्याख्या कीजिए। नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, अब इसकी जो है व्याख्या करना है। तो बहुत ही आसान परिभाषा है नाभिकीय संलयन। जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, भारिक नाभिक बनाते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं। जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर क्या करते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं। कितना आसान है। नाभिकीय संलयन की परिभाषा, जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक बनाते हैं, इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब यहाँ पर 2 हल्के नाभिक 1H2 ले लेंगे, और क्या बनेगा यहाँ पर 1H3 ले लेंगे, 1H3। अब इसको मिला करके जो है भारी नाभिक बनाएंगे, तो भारी नाभिक बनेगा तो 2He4 बनेगा। उसके साथ क्या प्राप्त होगा, न्यूट्रॉन प्राप्त होगा। उसके साथ क्या प्राप्त होगा, अपार ऊर्जा प्राप्त होगा। यह किसका परिभाषा बोले हैं, नाभिकीय संलयन का। कितना आसान है। जब 2 हल्के नाभिक
संयुक्त होकर के भारी नाभिक बनाते हैं तो इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यहाँ पे दो हल्के नाभिक को लिए हैं और यह हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं और लेकर के यहाँ पर भारी नाभिक बनाए हैं। इसी घटना को क्या कहा जाएगा? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो नाभिकीय संलयन का भी परिभाषा आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे। अब जो अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र में प्रदर्शी परिपथ में बैटरी में धारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर धारा ज्ञात करना है। पहला जो परिपथ दिया गया है इसमें 6 ओम है, 2 ओम है और यहाँ 3 ओम है और यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है। धारा की गणना करना है। यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो डायोड लगा है इसकी दिशा और इसकी दिशा और इसकी दिशा देखिए, तो इसकी दोनों की दिशा तो एक जैसा है, लेकिन ये दूसरे वाला जो देख रहे हैं इसका दिशा जो है उल्टा है। मतलब ये उल्टा होने की वजह से उसको कहा जाता है उत्क्रम अभिनत कहा जाता है। यहाँ पर ये उत्क्रम अभिनत है। तो अगर इसमें धारा हम I1 माने और इसमें धारा अगर I2 माने और इसमें धारा I3 माने तो यहाँ पर देखेंगे ये उल्टा है, उत्क्रम है। तो उत्क्रम होने के वजह से इसमें धारा क्या रहेगा? शून्य रहेगा। जब धारा शून्य रहेगा तो इसमें जब यहाँ पर देखेंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा? यहाँ प्रतिरोध में जब धारा का गुणा होगा तो पूरा लाइन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्क्रम अभिनत है। जब उत्क्रम अभिनत हो जाता है तो इस परिपथ को छोड़ दिया जाता है। केवल 6 ओम और 3 ओम का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? I2 बराबर जो निकला है, I2 मतलब दूसरा जो धारा है 0 है। क्यों जीरो है? तो कहेंगे क्योंकि डायोड जो है, डायोड क्या है? डायोड जो है उत्क्रम अभिनत है। उत्क्रम अभिनत है। उत्क्रम अभिनति है। अभिनति है। उत्क्रम अभिनति है। अब उत्क्रम अभिनति है तो मतलब ये धारा शून्य हो जाए, क्योंकि यह उल्टा है। इसका परिपथ में ध्यान देंगे 6 ओम और 3 ओम। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? 6 ओम। अब 6 ओम और 3 ओम का ही प्रयोग करेंगे। 6 ओम 3 ओम किस क्रम में है? तो कहेंगे समांतर क्रम में। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो कहेंगे समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? तो 1/r बराबर होगा 1/r1 प्लस 1/r2। यह समांतर क्रम का सूत्र होता है। मान भरेंगे इसमें 1/r बराबर 1/r1। r1 कितना है? 6 है और 1/r2 क्या है? 3 है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है? तो 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा 1 प्लस 3 दूना 6, 2 हो जाएगा। अब 2 और 1 जोड़िए कितना हो जाएगा? 3। 1/r बराबर ऊपर हो जाएगा 3/6। अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो r/1 बराबर क्या हो जाएगा? 6/3 और 3 से 6 को काट देंगे तो r का मान जो है कितना आ गया? 2 ओम आ गया। अब यह 2 ओम परिपथ में जो है तुल्य प्रतिरोध आ गया। इस ओम का प्रयोग क्यों नहीं किए हैं? मतलब ये दूसरा परिपथ का जो है ओम का प्रयोग क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि यह परिपथ यहाँ पर उल्टा देने की वजह से इसमें धारा क्या रहेगा? शून्य हो जाएगा। जब धारा शून्य हो जाएगा तो इस परिपथ को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। केवल 6 ओम और 3 ओम का प्रयोग किया है तो यहाँ पर आ गया है 2 ओम आ गया है। कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है? तो देख सकते हैं यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे V बराबर 10 वोल्ट लगा है। 10 वोल्ट की बैटरी है और धारा पूछा जा रहा है। तो धारा का सूत्र क्या होता है ओम के नियम से? तो I बराबर सूत्र पढ़े होंगे, I बराबर होता है V/R होता है। तो I बराबर क्या बनेगा? तो V का मान क्या है? 10 है और R का मान क्या है? 2 है। यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम प्रतिरोध आया। 2 से 10 कट जाएगा तो I बराबर क्या जाएगा? यहाँ पर 5 एम्पियर। इसका आंसर क्या जाएगा? इस पूरे परिपथ में कितने एम्पियर आ गया? 5 एम्पियर जो है बैटरी में धारा पूछा गया है। तो बैटरी में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर आपको केवल समझना है कि I2 क्यों 0 हो गया है? क्योंकि डायोड जो है उत्क्रम अभिनत है, उल्टा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इस 2 परिपथ तो सीधा है लेकिन ये उल्टा है, तो इसलिए इस जो उत्क्रम अभिनत होने की वजह से ये 2 ओम को छोड़ दिया जाएगा।
6 ओम और 3 ओम का प्रयोग करके और समांतर क्रम का नियम लागू करेंगे तो यहाँ पर आर का मान निकल जाएगा 2 ओम आ जाएगा और 10 वोल्ट की बैटरी है और धारा का सूत्र होता है V/R ओम के नियम से 2 से 10 कट गया 5 एम्पियर। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों को हल करके बताया गया। तो आज के ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिए। अगले भाग के जो वीडियो बनेगा वो प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। यदि उस भाग का वीडियो आपको देखना होगा तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस वीडियो का लिंक जो है दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।